सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन्स के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, किन सिचुएशंस में एक्चुअली आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए। मैंने पहले काफी वीडियोस में बात की है कि पर्सनल लोन सबसे महंगा लोन होता है, तो आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि किन सिचुएशंस में आप पर्सनल लोन के साथ जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है उसकी, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है जनरली। सारी बातों पे हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और साथ ही में मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि पर्सनल लोन से बेटर आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है या आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए, पर्सनल लोन है क्या और इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो पर्सनल लोन एक बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात कर ली। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसा होम लोन के केस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया जाता है, गोल्ड लोन के केस में सिक्योरिटी रखी जाती है, आपका गोल्ड को ही सिक्योरिटी रखा जाता है, कार लोन के केस में कार को गिरवी रखा जाता है। तो इस तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है पर्सनल लोन में, और यही रीजन है कि इसके इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। दूसरा, क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। अब क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जा रही है, तो क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब है कि पास्ट में अगर आपने किसी भी तरीके का कोई लोन लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, आपने पूरा ऑन टाइम पेमेंट की है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। उसी के बेसिस पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। और पर्सनल लोन के केस में इंस्टेंट अप्रूवल्स हो जाते हैं, आपको 30 मिनट के अंदर भी अप्रूवल मिल जाता है। तो यही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगती है और इंस्टेंट अप्रूवल्स हो जाता है। तो पर्सनल लोन हम किन पर्पसेस के लिए ले सकते हैं? तो मेन पर्पस जो पर्सनल लोन के लिए अप्रूव हो जाते हैं बैंक्स में, एक तो आप वेकेशन के लिए अगर आप कोई हॉलिडे प्लान कर रहे हैं उसके लिए आपको पर्सनल लोन आसानी से मिल सकता है। आप अगर अपने होम के इंटीरियर्स करना चाहते हैं उसके लिए मिल जाता है लोन। आपको वेडिंग के लिए, आपके फैमिली में कोई वेडिंग है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आप एजुकेशन फंड करना चाहते हैं अपनी या अपने किसी बच्चे की या अपने किसी रिलेटिव की, या फिर आप कोई बड़ा होम अप्लायंस खरीदना चाहते हैं घर में, अगर आपका कोई हाई कॉस्ट, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है किसी लोन का, आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी आप पर्सनल लोन लेके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे कॉमन पर्पसेज हैं जिसके लिए बैंक काफी आसानी से पर्सनल लोन को अप्रूव कर देता है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि अनसिक्योर्ड लोन है पर्सनल लोन, किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जा रही है, तो इस केस में अगर लोन का डिफॉल्ट होता है तो बैंक रिकवर नहीं कर सकता है उस लोन को। तो उससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। क्रेडिट स्कोर, जैसा मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में बताया है कि सिविल स्कोर आपका 900 में से कैलकुलेट होता है और जनरली आपको कोशिश रखनी चाहिए कि 750 प्लस रहे आपका। 750 प्लस रहने का यह फायदा है कि आपको कभी भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड काफी आसानी से मिल जाता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो, तो इस वजह से आपको लोन पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा तो वो आपका क्रेडिट स्कोर जरूर खराब करेगा। लोन साइज कितना मिलता है पर्सनल लोन में? मिनिमम अमाउंट 50,000 का अप्रूव हो जाता है ज्यादातर बैंक्स के अंदर, और मैक्सिमम 25 लाख तक जाता है। किसी बैंक में ये 15 लाख भी हो सकता है और कई कुछ बैंक इससे 25 लाख तक भी दे देते हैं। फिर टेन्योर आपको जनरली सारे बैंक्स में 1 से 5 साल का मिलेगा, मिनिमम 1 साल का मिलेगा और मैक्सिमम 5 साल का मिलेगा। इंटरेस्ट रेट हमेशा ज्यादा होता है और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ड्रॉबैक है ये काफी बड़ा पर्सनल लोन का। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कम प्रेफर करना चाहिए पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के केस में 3 से 10% का होम लोन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है जनरली। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपका होम लोन का रेट चल रहा है 8% का, तो आप मान के चलिए कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट आपको करीब करीब 12% से लेके 20% तक का मिलेगा जब भी होम लोन 8% का है। अगर हम सेम प्रोफाइल के बंदे की बात करें जिसको 8 या 8.5% का होम लोन मिल रहा है, उसको 12-12.5% का पर्सनल लोन मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा है, होम लोन से आपका ऑलमोस्ट 40-50% ज्यादा होता है। फिर भी कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर मान लीजिए आप कोई 5 लाख का लोन लेते हैं और मैं 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मान लेता हूं, तो आपकी ईएमआई करीब करीब 12,000 रुपए की आएगी।
और प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको डेफिनेटली 5 लाख का भरना ही पड़ेगा और 5 साल के अंदर आपकी जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगी वो करीब करीब 2,13,700 की हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि खाली 5 साल के लिए आपने लोन लिया है और आपको करीब करीब आधा तो इंटरेस्ट ही देना पड़ रहा है 5 साल में। तो आपकी टोटल पेमेंट जो हो रही है वो 7 लाख प्लस की हो रही है 5 लाख के लोन के अंदर। फिर दूसरा एक लॉक इन पीरियड होता है। जनरली सारे पर्सनल लोन्स के अंदर मिनिमम 3 से 12 महीने का ये लॉक इन पीरियड रखा जाता है। इसके अंदर आप लोन को क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम बैंक चाहेगा कि वो मिनिमम इंटरेस्ट कमाना चाहेगा ही। तो जनरली सारे बैंक 6 से 12 महीने का ये मिनिमम टाइम पीरियड रखते हैं। फिर दूसरा, पर्सनल लोन की पेमेंट किस तरीके से होती है। जनरली ये इलेक्ट्रॉनिकली पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम बोलते हैं हम ईसीएस को, या फिर ऑटो डेबिट। तो ये आपके बैंक से जनरली अपने आप डेबिट हो जाता है, बैंक आपकी ईएमआई को ऑटो डेबिट कर लेता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर पोस्ट डेटेड चेक्स का होता है। आजकल ये कम प्रेफर किया जाता है, ईसीएस या ऑटो डेबिट ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ज्यादातर बैंक आपसे बोलेंगे ईसीएस फॉर्म भरने के लिए, तो आपकी ईएमआई जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पर्सनल लोन के। अब हम देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कितना आपको पर्सनल लोन मिल जाता है और ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ये। इसका मतलब आपकी एनुअल इनकम कितनी है और आपके ऊपर बाकी के लोन्स कितने चल रहे हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए अगर आपकी मंथली इनकम 60,000 रुपए है और मान लीजिए आप ऑलरेडी ईएमआई भर रहे हैं। ईएमआई अगर मैं आपकी करंट मान लूं, हो सकता है आप लेट से 15,000 की ईएमआई भर रहे हैं। और ये मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि आपकी जो है 50% तक ही आप मैक्सिमम ईएमआई भर सकते हैं। इस हिसाब से ही आपकी लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है। बाकी के ये जो 30,000 हैं वो आपके घर के खर्चे में, आपके जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें काम आएंगे और 30,000 तक की आप मैक्सिमम ईएमआई भर सकते हैं। तो अगर हम करंट आपकी ईएमआई 15,000 है तो आप मैक्सिमम ईएमआई जो अफोर्ड कर सकते हैं, ईएमआई अब आप मैक्सिमम कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी की 15,000, राइट। तो इस 15,000 के ऊपर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होगी, आपकी कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से ही पता चलेगी। फिर मिनिमम इनकम आपकी 15,000 होनी चाहिए हर महीने की, तो ही आपका पर्सनल लोन अप्रूव होता है। कुछ बैंक्स में ये 20,000 भी हो सकता है, तो हर बैंक की अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट जनरली ये 15,000 से 20,000 रहती है। आज के केस में ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है। फिर कस्टमर प्रोफाइल आपका देखा जाता है कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या प्रोफेशनल हैं या बिजनेस है, आपका किस तरीके का ऑक्यूपेशन है, आपकी कंपनी किस तरीके की है, आपकी इनकम स्टेबिलिटी कैसी है। अगर आपकी इनकम में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है तो आपको हो सकता है लोन आसानी से ना मिले। सैलरीड क्लास को काफी आसानी से लोन अप्रूव हो जाता है क्योंकि इनकम में काफी स्टेबिलिटी होती है। प्रोफेशनल के केसेस में या बिजनेस के केस में अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपकी इनकम जा रही है तो आपकी जो मिनिमम इनकम देखी जाएगी, मिनिमम मंथली जो इनकम जाती है उसके हिसाब से आपका लोन अप्रूव होगा जनरली। उसके बाद आपकी एज देखी जाती है। जनरली सैलरीड के केस में मिनिमम एज 21 साल होती है और मैक्सिमम 60 साल होती है। प्रोफेशनल या बिजनेसमैन के केस में मिनिमम एज 25 साल होती है और 65 साल मैक्सिमम मानी जाती है। 25 साल इसलिए लेते हैं क्योंकि मिनिमम 3 इयर्स का वो चाहते हैं कि आपका बिजनेस इन द रनिंग हो। तो ये प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के केस में मिनिमम 3 इयर्स इन द बिजनेस वो चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा स्टेबल बिजनेस हो। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हमेशा पर्सनल लोन में जो भी कोई अनसिक्योर्ड लोन होता है उसके अंदर मैंने पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि 750 प्लस का आपका स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका स्कोर कम है तो आप उसको बढ़ाने की जरूर कोशिश कीजिए। अब सिविल स्कोर कैसे बढ़ता है उसके बारे में भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जरूर। आपके एसेट्स और लायबिलिटीज देखे जाते हैं। आपके लायबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए एसेट्स के मुकाबले। अगर आपके एसेट्स मान लीजिए 1 करोड़ के हैं और आपने लायबिलिटीज ही 50-60 लाख की ले रखी हैं तो उसको बैंक थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखता है, आपको लोन आसानी से अप्रूव नहीं होगा उस केस में। उससे ये ऐसा आइडिया लगता है कि आपको लोन लेने की बहुत ज्यादा आदत है, राइट। तो आपके लिए रीपेमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसके अलावा आपके डिपेंडेंट्स देखे जाते हैं। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल में हम देखें, अगर आपकी 60,000 की तनख्वाह है और आपके मान लीजिए डिपेंडेंट्स ज्यादा हैं और आपके 50,000 के तो मंथली खर्चे ही हो जाते हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होगी वो खाली 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। फिर इसके अलावा आपकी स्पाउस की इनकम देखी जाती है। हो सकता है आपके डिपेंडेंट ज्यादा हो, लेकिन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ की भी अर्निंग है तो उसको भी ऐड करके आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है। बैंक आपके स्पाउस की इनकम को भी एडिशनली कैलकुलेट कर लेता है एलिजिबिलिटी के लिए।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब हम थोड़े से एडिशनल चार्जेस देख लेते हैं। जब भी आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं या कोई और लोन लेते हैं तो एक तो आपको इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ता है प्रिंसिपल के ऊपर, राइट। ये तो बैंक का मेन चार्ज होता है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रोसेसिंग फीस होती है। जब आप बैंक में अप्लाई करेंगे तो 1 to 2% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी ये आपको देना होता है एज अ प्रोसेसिंग फीस। ये बेसिकली बैंक के एडमिन चार्जेस होते हैं। जितना भी वो उनकी कॉस्ट आती है, मतलब उनके एम्प्लॉइज हैं या उनका ऑफिस मेंटेन करना है, जो भी उनके एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रोसेसिंग फीस से निकालते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस भी। इसके अलावा आपके प्रीपेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं। कुछ बैंक्स इसको चार्ज नहीं भी करते हैं। स्पेशली अगर हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में जनरली बैंक्स चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन हां, अगर आप मान लीजिए अपना आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट लोन ट्रांसफर से करते हैं, मान लीजिए किसी दूसरे बैंक से कर रहे हैं आप, राइट। दूसरे बैंक में अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप हो सकता है वहां से अपना बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में आपको चार्ज देना पड़ सकता है, प्रीपेमेंट चार्ज या फोरक्लोजर चार्ज। वो जनरली 2 से 3% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होता है। तो जब भी आप किसी बैंक के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस हैं ये ना हो, वहां पे निल होने चाहिए। आपको ये जरूर नेगोशिएट कर लेना चाहिए। उसके अलावा कई बार फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे भी पर्सनल लोन मिलता है। ऐसे केस में जनरली ज्यादातर बैंक्स 2 से 3% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस जरूर चार्ज करते हैं। अब ये प्रीपेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस का मतलब है, अगर आपके पास मान लीजिए आपने 5 साल का लोन लिया है, आपके पास 2 साल या 3 साल के बाद अगर 2 लाख रुपए आ गए या कुछ पैसे आ गए, आपने उसकी प्रीपेमेंट कर दी, तो उसको हम प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर कहते हैं। अगर आप इस तरीके के प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर करते हैं तो कई बार बैंक इस तरीके से चार्जेस लगा सकते हैं। फिर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब ये जितने भी चार्जेस लगेंगे, जैसा प्रोसेसिंग फीस है या प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस है, या फिर अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, तो इन सारे सर्विस चार्जेस के ऊपर 18% का जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। अब ये हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, लेकिन जीएसटी हमेशा एप्लीकेबल होता है सर्विसेज पे। तो ये हो गए सारे एडिशनल चार्जेस। अब हम क्विकली डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है। सैलरीड क्लास की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो आपकी एप्लीकेशन लगेगी विद फोटोग्राफ, फिर आपके आइडेंटिटी, रेजिडेंस एंड एज प्रूफ लग जाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह। आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप लग जाती है, प्रोसेसिंग फीस का चेक देना होता है एक, जो भी मैंने अभी आपसे प्रोसेसिंग फीस की बात करी थी, 1 से 2% का जो चार्ज लगता है। आपके 1 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स और फॉर्म 16 लिए जाते हैं सैलरीड के केस में। ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड और नॉन बिजनेस के केस में भी लगते हैं, बस खाली सैलरी स्लिप नहीं लगती है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। फिर साथ के साथ अगर आप मान लीजिए बिजनेस में है तो आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस और बिजनेस प्रोफाइल लगता है। तो ये करीब 3 साल का लिया जाता है आपसे बिजनेस प्रोफाइल। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, आप सीए हैं या आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब या फिर कोई आर्किटेक्ट हैं या आप कोई लॉयर हैं, तो अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं तो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी लगेगा। फिर साथ में प्रोफेशनल और बिजनेस के केस में आपके 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स लिए जाते हैं। यहां पे तो खाली 1 साल के रिटर्न की बात कर रहे थे हम, आपके 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स लिए जाएंगे और साथ ही में आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी ली जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पर्सनल लोन के लिए। इनफैक्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर लोन के लिए कॉमन ही होते हैं। मैंने अपने पिछले भी सारे वीडियोस में ये बताया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फिर भी मैंने एक बार आपको पूरा रन थ्रू कर दिया है यहां पे। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स और कुछ टिप्स की। हर लोन का कोई ना कोई फायदा है, कोई नुकसान है, तो वो देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले फायदे की बात करें पर्सनल लोन की, तो इसका मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगता है, हैसल्स कोई नहीं होते हैं, बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप जिस भी बैंक में अपना बैंकिंग करते हैं आप उसी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसका फायदा है इंस्टेंट अप्रूवल्स। जैसे मैंने आपसे पहले बात करी कि 30 मिनट के अंदर भी अप्रूवल हो जाता है, आप अगर अपने बैंक में ही अप्लाई करते हैं तो। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि आपको हमेशा अपने बैंक में ही अप्लाई करना चाहिए, राइट। आप कर सकते हैं अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो, लेकिन आपको क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप अपने ही बैंक में करेंगे तो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव रेट कैसे पता करेंगे, राइट। तो ये काफी बड़ा नुकसान भी है। अब हम अपने कॉन्स पे भी आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये काफी एक्सपेंसिव लोन होता है। पर्सनल लोन मैंने पहले भी आपसे बात कर ली कि काफी हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। अब जैसा मैंने होम लोन के कंपैरिजन में आपसे बात करी थी कि करीब 3 से लेकर 10% तक ज्यादा हो सकता है पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट। दूसरा, इंटरेस्ट रेट के अंदर वेरिएशन इतना ज्यादा होता है। अब जैसा हमने पहले देखा कि 12% से लेकर 20% तक का वेरिएशन है।
अब वेरिएशन ये कस्टमर प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बाकी के जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं जैसे होम लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसमें आपकी क्योंकि प्रॉपर्टी एक सिक्योरिटी की तरह रखी जा रही है तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए प्रोफाइल अच्छा है तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पास्ट में थोड़ा सा भी डिफॉल्ट किया है या आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो ऐसे केस में आपको काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो सकता है, आपको 18-20% का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा मेंटेन रहे, क्योंकि आपको लोन की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है, लोन की या क्रेडिट कार्ड की, राइट। तो ये हो गए थोड़े से नुकसान की बात हो गई, फायदे की बात हो गई। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं। सबसे पहला मेरा टिप यही रहता है कि आपको हमेशा इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करने चाहिए। आज की डेट में बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर कर सकते हैं और आपको नेगोशिएट करना चाहिए। हर बैंक नेगोशिएट कर लेता है इंटरेस्ट रेट, आप करीब 1 से 1.5% का इजीली नेगोशिएशन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बैंक मिनिमम इंटरेस्ट रेट 12% देता है तो वो उससे कम भी दे देगा आपको, लेकिन अगर मान लीजिए आपको इनिशियली 14% कोट कर रहा है तो आप डेफिनेटली उससे नेगोशिएट करके उसको लेट से 13% पे जरूर ला सकते हैं। तो इतना जरूर पॉसिबल होता है। तो आप नेगोशिएट कीजिए, लोएस्ट रेट आपको जहां पे भी मिल रहा है, जिस भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, आप वहां पे जाइए। फिर एक्सप्लोर चीपर लोन्स फर्स्ट। इसका क्या मतलब है, अगर आप मान लीजिए आपकी लोन की रिक्वायरमेंट काफी बड़ी है, लेट से आप 15 लाख का लोन लेना चाहते हैं, आप 25 लाख का लोन लेना चाहते हैं, तो ये अमाउंट थोड़े से बड़े हो जाते हैं। पर्सनल लोन से बेटर है कि आप अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप होम लोन लीजिए। आपके अगर कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको गिरवी रख के भी आप कोई लोन ले सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन होता है टॉपअप लोन का। अगर आपका मान लीजिए कोई होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, राइट, तो उसके ऊपर भी आपको टॉपअप लोन मिल जाता है। बहुत लोगों को यह ऑप्शन नहीं मालूम होता, लेकिन आप एक टॉपअप लोन ले सकते हैं। अब इन तीनों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं डिटेल में। अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या टॉपअप लोन के किस तरीके के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और किस तरीके से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये वीडियोस मेरे जरूर देख लीजिए, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। फिर गो फॉर पर्सनल लोन फॉर स्मॉलर अमाउंट्स, राइट। जब भी आपकी थोड़े कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपकी 2 लाख से लेके 5 लाख तक की रिक्वायरमेंट है, छोटी रिक्वायरमेंट है, तब आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दूसरा शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आप कोशिश कीजिए आप कम से कम टाइम पीरियड के अंदर उसको भर पाएं। आप कोशिश कीजिए 2 साल से लेके 3 साल या मैक्सिमम 4 साल तक का ही लोन लें। कोई जरूरत नहीं है आपको 5 साल 6 साल के लिए जाने की। तो जितना आप कम टाइम पीरियड लेंगे उतना ही आपको कम इंटरेस्ट अमाउंट भरना पड़ेगा, राइट। फिर अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए लीजिए खाली आप पर्सनल लोन। अगर आपके पास समय है, आप अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आप ये वाले लोन्स के लिए जा सकते हैं। होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, टॉपअप लोन है। इनफैक्ट अगर आप एजुकेशन के लिए ले रहे हैं तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। होम इंप्रूवमेंट लोन भी अलग से मिलते हैं। इन सारे लोन्स का इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, तो पर्सनल लोन आपका हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। फिर अगर आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का कोई डेट ले रखा है, आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट भर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। ये 20 से लेके 30% तक, इनफैक्ट 35% तक भी होता है। तो इससे बेटर है कि आप एक पर्सनल लोन ले लीजिए। लेट से अगर आपको 12% पे एक पर्सनल लोन मिल रहा है तो आप पर्सनल लोन लेके आप क्रेडिट कार्ड डेट को खत्म कर दीजिए, राइट। तो आपकी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि आप हमेशा जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन है उसको रखें और बाकी के सारे हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को भर दें। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए आपका होम लोन भी चल रहा है, पर्सनल लोन भी चल रहा है, तो आप अपना पर्सनल लोन खत्म कीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप होम लोन हमेशा आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए खत्म करने के लिए, राइट, क्योंकि ये सबसे सस्ता लोन होता है। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पर्सनल लोन कैसे लेना चाहिए, किन सिचुएशंस में लेना चाहिए, ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।